ये हुआ क्या है जो ईरानियन ड्रोन्स आए हैं इब्राहिम लिंकन की जानिब? व्हाट हैपेंड देयर? क्या तस्दीक हो रही है इस सिलसिले में? देखिए, बहुत शुक्रिया जामी भाई। इसमें देखें, दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमें तीन एक्टर्स इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर जो हैं वो एट प्ले हैं। एक ईरान है, दूसरा अमेरिका है, और तीसरा एक स्पॉइलर है बहुत बहुत बड़ा, जिसका नाम इसराइल है। अमेरिका की पिछले कुछ दिनों से, कुछ अरसे से, चंद महीनों से आप वाजे हो गया पूरी दुनिया को कि अमेरिका की ये कोशिश है कि वो एक्टिवली ईरान के साथ जंग में इन्वॉल्व ना हो। राइजिंग लाइन वन में भी आपने देखा जितना प्रेशर था उन पे कि वो ट्रूप्स बूट्स ऑन ग्राउंड करें, ईरान के ऊपर हमला करें, उसके थ्रू डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बड़ा क्लेवरली अवॉइड किया। और B2 बॉम्बर्स वाली एक फेस सेविंग दी, खाली मैदान था, उसके ऊपर उन्होंने बम गिराया। ईरान ने भी कहा कि इसके नीचे कुछ नहीं था, और फिर ईरान ने जवाब में कतर की एक ऐसी एयरबेस के ऊपर, अमेरिकन एयरबेस के ऊपर अटैक किया जो कि एक हफ्ता पहले खाली हो चुकी थी। तो एक फेस सेविंग हुई और जंग खत्म हो गई। अच्छा, अब दोबारा से जब से नेतन्याहू का विजिट हुआ है अमेरिका का, एक कैंपेन बाकायदा तौर पे इसराइल ने लॉन्च की है कि वो राइजिंग लाइन 2 कर रहे हैं, और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप इसको अवॉइड कर रहे हैं। हम्म। अब इसमें कैटेगोरिकली जो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब वेनेजुएला के ऊपर जो ऑपरेशन अमेरिका ने किया था, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी व्हाइट हाउस में, जिसमें हम्म। ट्रंप के एक साइड पे मार्को रूबियो बैठे थे, दूसरी साइड पे JD वेंस बैठे थे, और ट्रंप ने कहा था कि ईरान We'll hit Iran where it hurts the most, but boots on ground is not an option। ये बाकायदा स्टेटमेंट दिया। और उस इवेंट के ऊपर टकल कार्लसन इनवाइटेड थे, जो कि एंटी इसराइल पोस्टर बॉय हैं। सो अभी हो ये रहा है कि अमेरिका और ईरान ये दोनों चाह रहे हैं कि जंग को किसी तरीके से अवॉइड किया जाए, लेकिन इसराइल की जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के थ्रू, किसी प्रोवोकेशन के थ्रू अमेरिका को इस जंग में एम्ब्रॉयल किया जाए। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो इस तरह के छोटे मोटे वाकयात आपको नजर आ रहे हैं, ये उसी एक चीज का हिस्सा है। देर आर फैक्टर्स विद इन अमेरिका, विद इन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, जो कि चाहते हैं कि अमेरिका जंग करे, लेकिन इस वक्त वो लॉबी जो एंटी वॉर है वो इस वक्त इक्तदार में भी है, उनको हम्म। अमेरिका फर्स्टर्स कहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि इस जंग को अवॉइड किया जाए, बल्कि ना सिर्फ अवॉइड किया जाए बल्कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से ही निकल आए। हम्म। सो ये लार्जर पिक्चर है जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में क्या हुआ? पाकिस्तान इनकलाब की जंगी कश्तियों ने भी एक अमरीकी वैसल को रोकने की कोशिश की। जी बिल्कुल, रिपोर्ट किया गया है इसको, लेकिन इसके ऊपर इससे ज़्यादा डिटेल्स जो हैं इरानियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई। ज़्यादा स्पेकुलेटिव डिस्कोर्स है जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, अखबारात में भी चल रहा है, लेकिन ऑफिशियली ये जो ड्रोन वाला वाकया हुआ इसके ऊपर तो अमेरिकन जो गवर्नमेंट की हम्म। तरफ से एक वाज़ेह स्टैंड आया है। लेकिन ये जो कश्ती के रोकने वाला वाकया है, इस पे आई थिंक जब तक ऑफिशियली एक डिटेल्ड तो ओवरव्यू नहीं अहमद, आ जाता आपको इरानियन आपको गवर्नमेंट की अब तरफ क्या से या क्या अमेरिकन की तरफ से, आई थिंक आपको स्पेकुलेट आपको करना जो है। आपको क्या लगता है कि जो जंग के ख़्वाहा हल्के हैं वहाँ वॉशिंगटन में बैठे हुए, क्या वो प्रवेल करेंगे? ईरान के साथ जंग नागुज़ीर हो चुकी वहाँ पे ट्रंप के लिए, उनके अपने सिस्टम के लिए, या फिर जंग ना करना और मिडिल ईस्ट से निकलने वाली जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रवेल करेगी? लेकिन जानवे इसमें कुछ भी हो सकता है। अभी अगर आप हिस्टोरिकली अगर देखें पिछले एक साल के अंदर, हर पॉइंट के ऊपर जो अमेरिका फर्स्टर्स हैं, जो जंग नहीं चाहते, और वो इस वजह से नहीं कि उन्हें अमन पसंद है, वो कहते हैं कि अमेरिका के रिसोर्सेज को अमेरिका में लगना चाहिए, वो कामयाब होते रहे हैं। जो प्रो वॉर हैं, यानी जिसको नियोकॉन्स कहते हैं, उनके ऊपर एक क्रैकडाउन बाकायदा तौर पे जारी है। 1997 1998 में मैं एक एशली जे टेलिस नामी एक शख्स था, एक इंडियन अमेरिकन था, जो कि उस लॉबी का हिस्सा था जो अमेरिका को इस सारी मिडिल ईस्टर्न जंगों में जिसने इन्वॉल्व करवाया। अभी अक्टूबर में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एस्पियोनाज के ऊपर सजा दिलवाई है, डोनाल्ड ट्रंप के हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये हुआ है। सो उनके ऊपर क्रैकडाउन भी जारी है, और जो प्रिवेल कर रहे हैं इस वक्त वो अमेरिका फर्स्टर्स कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ये नियोकॉन्स हैं या एपैक है, हाँ। इनकी अमेरिकन सिस्टम के अंदर जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं, जिसको हम आम जुबान में इसराइली लॉबी कहते हैं। उनकी स्ट्रेंथ और उनके पंजे बहुत मजबूत हैं। सो इस पे कंक्लूसिवली कुछ नहीं कहा जाता, कहा जा सकता कि कौन प्रिवेल करेगा, लेकिन पिछले एक साल के अंदर हर मोड़ के ऊपर जो अमेरिका फर्स्टर्स हैं वही कामयाब होते रहे। इस्तांबुल से क्या खबरें आपको? पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड है, जी उसकी की पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कल, और वहाँ पे तुर्किया का भी अपना किरदार है, सऊदी अरब भी है, और दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा है। लेकिन मैंने कल रात देखा कि प्रॉबेबली ईरान के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा था कि वो चाह रहे हैं कि बायलैटरल हो, मल्टीलैटरल ना हो, और हम यानी ओमान पहुँच जाएं और वन ऑन वन अमरीका से डायलॉग करें। क्या इस्तांबुल प्रोसेस से कुछ बरामद हो सकता है मुस्बत? देखें, अगर जितने ज़्यादा एक्टर्स, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जाहिर है ईरान की जो आपने बात की है, आई डोंट नो कि
उनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट ने ये बात की है या अगेन उनके अनऑफिशियल सोर्सेज से ये बात आई है, लेकिन जनरल जो अंडरस्टैंडिंग होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो ये होती है कि जब आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो मल्टीलेटरल जो फॉरम्स होते हैं वो हमेशा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यील्ड करते हैं एज कम्पेयर टू बाईलेटरल फॉरम्स। तो आई थिंक ईरान के लिए बेहतर है कि मल्टीलेटरल के ऊपर जाएं, लेकिन अगर वो बाईलेटरल भी करना चाहते हैं इट्स टोटली ईरान चॉइस, उनका अपना, वो बेहतर समझते हैं उन्होंने किस तरीके से इसको कोऑर्डिनेट करना है। और आई थिंक कि अगर अरब कंट्रीज और टर्की इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात होंगे और उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा तो जाहिर है ईरान की उतनी ही ईरान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिलेगी और ईरान के इंटरेस्ट ही आगे मजीद फॉरवर्ड होंगे। बिल्कुल ठीक है अभी। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स टोटली ऑन ईरान, वो बेहतर समझते हैं उन्होंने क्या करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं ज़रा साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे इंडिया वाला ट्रंप ने ट्रूथ सोशल बहुत लंबा चौड़ा एक पोस्ट की हुई थी और उसने तो ये भी दावा किया कि इंडिया जो है वो मान चुका है रूस से वो तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला अमेरिका से खरीदेंगे। बस कुछ ऑफर भी की उसने, टैरिफ भी नीचे किया। क्या इंडिया बिल्कुल सरेंडर कर चुका है? रूस से तेल की खरीदारी बंद करना इंडिया अफोर्ड कर सकता है? अच्छा देखें जब भाई इसमें जो इंडिया की प्रॉब्लम राइज हुई है ना, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस मोदी नहीं है। आपको याद होगा एक बहुत बड़ी समिट हुई थी अब से चंद साल पहले, जो बाइडेन इंडिया में आए थे, G20 जो समिट थी उसके अंदर। और वहां पे जो बाइडेन और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने नरेंद्र मोदी को कहा था कि आप ये जो डबल क्रॉस कर रहे हैं अमेरिका को, आप रशिया से ऑयल लेके पूरे यूरोप को दे रहे हैं, तो ये यू हैव टू शट इट डाउन। और इंडिया ने तब कहा था कि हम इससे पुल आउट नहीं कर सकते, हमने रशिया से ऑयल लेना ही लेना है। और उसके आपने देखा था कि पूरे एक हफ्ते के बाद जो कनेडियन प्रेसिडेंट हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हरदीप सिंह प्राइम निज्जर को मिनिस्टर। इंडिया ने मरवाया, फिर अवतार सिंह खांडा की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, फिर ऑस्ट्रेलिया की शुरू हो गई, फिर जो फाइव आई अलायंस था वो भी एक्टिव हो गया, और फिर इंडिया के ऊपर जो है वो प्रेशर उस वक्त से पड़ना शुरू हुआ। जो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं वो ये देखते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तब नीचे गिरना शुरू हो गई, और फिर जब मई के अंदर पाकिस्तान ने इनको एक सबक सिखाया तो उसके बाद तो बिल्कुल जमीन बोस हो गई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। अब प्रॉब्लम ये रशिया से ऑयल तो लेना चाहते हैं और रशिया से ऑयल ले भी रहे हैं, वो सिर्फ इनकी जरूरत या लग्जरी अब नहीं है। रशिया ने भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर अपॉन लेयर जो है एक्सपोर्ट्स की वो रखी हुई है। इंडियन वेपन इंडस्ट्री रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इंडियन एमिनेशन बहुत ज्यादा रशिया पे डिपेंडेंट है। उसके अलावा इंडिया की जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो भी रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। रशिया जब ये देख रहा है कि इंडिया को अमेरिका ने भी कोल्ड शोल्डर दिखा दिया और चाइना ने भी दिखा दिया, तो रशिया भी पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया को कंप्लीटली निचोड़े, वहां से अपना इंटरेस्ट जो है वो लेके जाए। सो इंडिया इस वक्त बहुत टाइट स्पॉट में है। और आपने ये उस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ऑयल वाली बात के ऊपर अभी कब्रिस्तान की खामोशी है भारत में। ट्रंप की स्टेटमेंट है लेकिन इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। नहीं और देखने को मिली। जी, तो ये इट शोज कि इंडिया कितना बैकफुट पे अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके। तो इसका मतलब ये हुआ कि रशिया वाला जो पर्सपेक्टिव है उसमें सबसे बड़ा जो डैमेजिंग इंडिया के लिए वो उनकी रिलायंस है रशियन डिफेंस सिस्टम के ऊपर, रशिया के साथ जो उनकी डिफेंस लेन देन है। क्योंकि वहाँ से वो, अगर अमेरिका ने जो बातें की अगर वो दुरुस्त साबित होती हैं तो फिर रूसी चैप्टर तो बंद हो सकता है। देखें, रूसी चैप्टर बंद करना इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। हम्म। अगर वो करना भी चाहे तो रशिया अब उनको करने नहीं देगा। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ इंडिया इस वक्त एक बिल्कुल डिजास्टर में, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, कहां जाएंगे। हम्म। सो इन्होंने अपने आप को खुद ही इस प्रॉब्लम के अंदर इंडिया ने अपने आप को धकेला है। जिस तरीके से ये डबल गेम कर रहे थे, देखिए फॉरेन पॉलिसी का सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, आप उससे ज्यादा वजन नहीं उठा सकते जितना आप बर्दाश्त कर सके। यू कैन नॉट पंच बियॉन्ड योर वेट। इंडिया ने यही किया। इंडिया ने जो जयशंकर जब आया है तो आके इसने जो फॉरेन पॉलिसी और वो जो सोशल मीडिया के ऊपर एडिट्स इसके आते होते थे, उसी चक्कर के अंदर इसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतना जिंगोइस्टिक कर दिया कि हम रशिया से ऑयल लेंगे, यूरोप को देंगे। यूरोप में जाके दो तीन तकरीरें कर दी अमेरिका के खिलाफ, ग्लोबल सिस्टम के खिलाफ। इंडिया के अंदर वो तकरीरें वायरल हो गई। उसने कहा यही जो है यही दिस इज व्हाट द फॉरेन पॉलिसी इज। तो आपने देखा कि जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी नेशनल ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए चेंज करते हैं या उस हिसाब से टेलर करते हैं, तो फिर वही होता है जो इंडिया के साथ अब हुआ है। अब ना इंडिया रशिया को छोड़ सकता है, ना रशिया के साथ अमेरिका उसको रहने देगा। अब इंडिया एक डायकोटमी के अंदर एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है जिसमें इसको एक एलाई को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि इंडिया के लिए एक डिजास्टर होगा।